जी आइए 16 रीवैल्यूएशन मॉडल की आज है सेकेंड क्लास। अच्छा जी, हम लोगों ने वन से लेके 7 तक एग्जाम्पल्स कर लिए। अब हम जाते हैं पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 3 पे आइए और पेज नंबर 3 पे एग्जाम्पल नंबर 8 जो है, इसके हवाले से आप लोग बनाएंगे क्या स्टेटमेंट। बोलो बेटा, कॉस्ट कितनी है? 1000। क्या हम लोग डायरेक्ट 2 साल का डेप्रिसिएशन ले लें? कितना बेटा? 200, 800, ठीक। इकतीस 12x2 फेयर वैल्यू 1400, 600 का गेन। यही सेम डेटा जो था वो क्वेश्चन नंबर 1 का भी था। क्वेश्चन नंबर 1 का जो डेटा है वही क्वेश्चन नंबर 8 का डेटा है। डिप्रिसिएशन 1225। अब मैं यहां पे वो बबल्स नहीं बना रहा कि डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा वगैरह वगैरह, वो चीज आपको आइडिया काफी हो चुका है। अब देखें, हमें यहां पे बनाने हैं क्या मेरे भाई? लेजर्स। लेजर्स में एक आएगा नॉन करंट एसेट का और एक आएगा एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का। ठीक है जी, मुझे बताइए हमने कब का बनाना है लेजर? 20x3 का। 20x3 के हमने बनाने हैं लेजर्स। एसेट जब हमने एक्वायर किया था तो वो कब किया था? 11x1 को। और आज हमने बनाना है x3 का, तो कितने साल गुजर चुके हैं? 2 साल। तो ब्रॉड डाउन कितना होगा? कॉस्ट तो वही की वही रहेगी ना, बोले। अब बताइए 11x3 ब्रॉड डाउन, बोलो बेटा 200। क्या ये बात समझ आई? इसमें कुछ समझने का था नहीं खास, ठीक। अब सुनिए, हमने 11x3 के स्टार्ट पे क्या कराया है? बोलिए, हमने 11x3 पे क्या कराई है? बोलिए, रीवैल्यूएशन। यहां तक साथ, ठीक। अब सुनिए, जब हम रीवैल्यूएशन कराएंगे तो आउटकम क्या निकला? यहां पे गेन हुआ या लॉस? एसेट अपवर्ड गया, डाउनवर्ड? अपवर्ड गया, ठीक। हमें ये बात इस स्टेटमेंट को तो देख के बड़ी वाजे नजर आ गई कि एसेट क्या हुआ? बोलिए, अपवर्ड गया। कितने से? 600 से। यहां तक समझ रही बात? सर, अब यही सारा काम हम देखना चाहते हैं कि लेजर्स में ये कैसे दिख रहा होगा, यानी कि लेजर के डेबिट क्रेडिट पे क्या कुछ आ रहा होगा। अब हम ये देखने जा रहे हैं। अब सुनिए, जब भी आप एसेट को रीवैल्यू करेंगे, जो भी उसका आउटकम आए, ठीक, वो बात की बात है, लेकिन यू हैव टू फॉलो फ्यू स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 केयरफुली सुनना है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या है आपका? कि जितना भी उस एसेट का अलाउंस मौजूद है, जितना भी उस एसेट का जिसको तुम रीवैल्यू कराने जा रहे हो, जितना भी उसका अलाउंस, आई मीन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मौजूद है, बताओ कितना मौजूद है? 200। उसको तुम खत्म करके ले जाओ नॉन करंट एसेट की कॉस्ट के अकाउंट में, ठीक। अभी रुकना, कॉपी नहीं करना। मैंने क्या बोला? जितना भी उस एसेट का अलाउंस है उसको खत्म करो। खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कितने से डेबिट करेंगे? 200 से। और खत्म करके उसको तुम ले जाओ
जो नॉन करंट एसिड की कॉस्ट है, यानी कि जो पीपीई की क्या है बोलिए कॉस्ट है, वहां ले जाओ। मैंने यहां पे लिखा पीपी, बेसिकली ये क्या है पीपीई है ना, यहां ले जाओ। सवाल नहीं कीजिएगा अभी, सिर्फ देखे काम, फिर खुद ही आपके दिमाग में जो सवाल आ रहा था उसका जवाब मिलेगा। सर खत्म कर दिया, अच्छा आपके दिमाग में आ रहे सर क्यों खत्म कर रहे हैं, कोई रीजन है, रुकिए जरा। खत्म जब मैंने किया, मुझे बताओ एंट्री क्या बन गई, पीपी क्रेडिट हुआ कितने से, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोले डेबिट हो गया कितने से, 200 से। ये हुआ, यहां आइए कितना, 200। अब मेरे भाई जरा एसेट अकाउंट पे नजरें रखें और बताओ ये 200 यहां पे आने के बाद बैलेंस दिख कितना रहा है, बैलेंस कितना दिख रहा है बोलो, 800। समझ रही बात, यानी कि मैं अलाउंस को खत्म करके कहां ले जा रहा हूं, एसेट अकाउंट में, और ले जाने का जो मकसद है वो ये कि उस एसेट अकाउंट से मुझे क्या पता चल जाए, उसकी बोलिए कैरिंग वैल्यू या बुक वैल्यू। सो दिस वाज द रीजन जिस वजह से हमने अलाउंस को खत्म करके कहां ले गए, एसेट अकाउंट में। डन, अच्छा जी, तो यहां पे उस एसेट की क्या आ गई बोली, 1000 और 200 क्या आ गई बोले, बुक वैल्यू कैरिंग वैल्यू। डन, अब मुझे बताइए एसेट गेन हुआ या लॉस रीवैल्यूएशन पे ये कैसे हम पता लगाते हैं सर, जब हम कैरिंग वैल्यू को किससे कंपेयर करते हैं, फेयर वैल्यू से। तो कैरिंग वैल्यू कितनी है, कैरिंग वैल्यू कितनी है 800, और फेयर वैल्यू कितनी है 1400। तो बताओ अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 600। तो मैं क्या करूंगा, एसेट यानी कि पीपीई में 600 का क्या करा जाएगा बोले, इजाफा। ये वाली बात समझ आई, यानी कि मैं पीपीई को क्या कर रहा हूं बोलिए, डेबिट कर रहा हूं कितने से, 600 से, राइट। और मैं एक यहां पे रिजर्व क्रिएट करूंगा, सही है जी, मैं बेसिकली यहां पे एक रिजर्व क्रिएट करूंगा और उस रिजर्व का जो मैं नाम दूंगा वो होगा रीवैल्यूएशन रिजर्व। क्या नाम दिया मैंने, रीवैल्यूएशन रिजर्व का। सर इसको रिजर्व बोलें या सरप्लस बोलें, एक बात, तो सर अगर इसको आपने रिजर्व का नाम दिया, ठीक, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इक्विटी बढ़ गई। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि रिजर्व बढ़ेगा या सरप्लस बढ़ेगा तो अल्टीमेटली बढ़नी क्या है बोलिए, बोले इक्विटी बढ़नी है। क्या ये वाली बात समझ आई, रिजर्व बढ़ा मतलब सरप्लस हुआ मतलब प्रॉफिट हुआ, ठीक, अल्टीमेटली क्या बढ़ गई बोलिए, इक्विटी। इसका मतलब ये जो रिजर्व है ये किसका पार्ट होता है बोलिए, रिजर्व बेसिकली किसका पार्ट होता है, इक्विटी का, ठीक। तो यार इक्विटी के अंदर क्या कुछ आता है बोलिए, कैपिटल आता है, और क्या आते हैं बोलिए, रिजर्व, ठीक। रिजर्व के अंदर जो है वो दो तरह के रिजर्व आते हैं, एक आएगा कैपिटल रिजर्व, दूसरा कौन सा आएगा, रेवेन्यू रिजर्व, ठीक। कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व जो हमारी नॉन ट्रेडिंग का नतीजा है उसको हम नाम देते हैं कैपिटल रिजर्व का, और वो रिजर्व जो हमारी ट्रेडिंग का नतीजा है उसको हम नाम देते हैं रेवेन्यू रिजर्व का। जो हमने कल भी बात की थी उसको मैं रिवाइज करा रहा हूं। तो इसका मतलब इक्विटी के अंदर क्या कुछ आएगा, कैपिटल आएगा, और क्या आएंगे बोलिए, रिजर्व। रिजर्व्स कितने तरह के हैं, दो तरह के, एक है कैपिटल रिजर्व, दूसरा कौन सा है बोलिए, रेवेन्यू रिजर्व। ये तो बस ऐसे ही हमने कुछ रिवाइज कर लिया। अभी हमारा डिस्कशन क्या है कि सर लेजर्स बनाएं और जर्नल्स बनाएं। तो सुनिए दोबारा से उसी पॉइंट पे आते हैं, जब भी हम एसेट को रीवैल्यू कराएंगे, ठीक, पहला स्टेप क्या परफॉर्म करेंगे, जितना भी उस एसेट जिसको रीवैल्यू कराने जा रहे हैं उसका जितना भी अलाउंस आपके पास मौजूद है, ठीक है जी, उसको खत्म करो। अलाउंस जब क्रिएट करते हैं तो क्या करते हैं, अलाउंस जब क्रिएट होता है तो क्रेडिट होता है या डेबिट होता है, क्रिएट जब करते हैं क्रेडिट,
और मैं यहां पे भी क्या बोल रहा हूं कि उसको खत्म करो, तो क्या करेंगे? डेबिट अलाउंस डेबिट। आपने पूछा कर दिया खत्म, कहां ले जाऊं? मैंने बोला एसेट अकाउंट में ले जाओ। आपने बोला क्यों ले जाऊं? मैंने बोला ले जाओ, खुद नजर आएगा कि वहां पे एक वैल्यू दिखती है। जब ले गए तो 1000 के सामने क्या दिखा? 200। मैंने पूछा ये क्या है? बुक वैल्यू। तो मैंने बोला ये बुक वैल्यू किस तरह से आएगी उस एसेट अकाउंट में जब आप ये स्टेप परफॉर्म करेंगे। स्टेप क्या परफॉर्म किया? अलाउंस डेबिट, और पीपीई को क्या किया हमने? क्रेडिट किया। दूसरा स्टेप, अब बताइए कि एसेट अपवर्ड गया या डाउनवर्ड? अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड। तो कैसे आपने आराम से बता दिया कि एसेट अपवर्ड गया? आपने कैरिंग वैल्यू को किससे कंपेयर किया? फेयर वैल्यू से। तो कैरिंग वैल्यू कम की और फेयर वैल्यू ज्यादा थी, तो फेयर वैल्यू कितनी ज्यादा थी? 600। तो इसका मतलब आपने अपने एसेट को कितने से बढ़ाना है? 600 से बढ़ाना है। और ये प्रॉफिट हुआ या लॉस? प्रॉफिट। एसेट की वैल्यू अपवर्ड गई है डाउनवर्ड, तो ये गेन हो रहा है लॉस? गेन हो रहा है। ये वाली बात समझ आई? तो इस गेन को हम लोग जो नाम दे रहे हैं, इस प्रॉफिट को या इस सरप्लस को जो हम नाम दे रहे हैं, वो क्या है? चूंकि हम एसेट को क्या करवा रहे हैं? रीवैल्यू। बात समझ आ रही है? तो रीवैल्यूएशन की वजह से जो हमें सरप्लस हुआ या जो प्रॉफिट हुआ, इसको हमने नाम यहाँ पे क्या दिया? रीवैल्यूएशन रिजर्व का नाम दिया या रीवैल्यूएशन सरप्लस का नाम दे दिया। ठीक। अब सर ये हमने यहां से बात जोड़ दी थी कि रिजर्व है, तो इसका मतलब ये सुनो, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा या ये बैलेंस शीट में जाएगा? सर प्रॉफिट एंड लॉस में पता है क्या जाता है? रेवेन्यू फॉर द ईयर जाता है, सही नहीं? इनकम जाती है और क्या जाते हैं? एक्सपेंसेस। ये वाली बात समझ आई? तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या ये रीवैल्यूएशन रिजर्व जाएगा? सर चूंकि ये इनकम रियलाइज नहीं है। बात समझ आई? एक बात का जवाब देना, थोड़ी सी बात को मैं मजीद आगे की तरफ ले जा रहा हूं। मुझे बताइए, जो भी प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है सोल ट्रेडर में, वो कहां जाता है? जो भी प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है सोल ट्रेडर में, वो कहां जाता है? बोलिए, बोले। कैपिटल अकाउंट। कल बात की थी ना ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट। फिर दूसरा सवाल, जो भी प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है पार्टनरशिप में, वो भी कहां जाता है? कैपिटल या करंट अकाउंट। कंपनीज में जो भी प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है वो कहां जाता है? रिटेन अर्निंग में। बात समझ आई? हम लोग सोल ट्रेडर के केस में ड्राइंग्स करते हैं, ऐसा है। पार्टनरशिप के केस में भी ड्राइंग्स होती हैं, लेकिन कंपनी के केस में ड्राइंग्स नहीं होती। वहां पे प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंड। ये वाली बात समझ आई? तो मुझे बताएं प्रॉफिट फॉर द ईयर पड़ा हुआ है किधर? नो, प्रॉफिट फॉर द ईयर कंपनीज के केस में कहां जाता है? रिटेन अर्निंग। तो जो डिविडेंड दिया जाएगा वो किस में से दिया जाएगा? रिटेन अर्निंग में से। अब एक बात सुनना, ये वाली बात तय हो गई कि डिविडेंड किस में से दिया जाएगा, और जो रिटेन अर्निंग का अकाउंट है वो बनता कैसे? जो भी प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो कहां जाएगा? रिटेन अर्निंग, और उसमें से क्या दिया जाएगा? बोलिए, डिविडेंड। समझ आई बात? अब सुनो सर, ये जो रीवैल्यूएशन रिजर्व है, यहां तक मेरे साथ चल रहे हैं, ये जो रीवैल्यूएशन रिजर्व है, इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएं या ना ले जाएं? सर अगर ले जाते हैं मिसाल के तौर पे, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या हो जाएगा? बोले, बढ़ जाएगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर बढ़ गया तो रिटेन अर्निंग भी हु हा ही करके क्या हो गई? बोलिए, बढ़ गई। और वहां पे शेयर होल्डर बोलता है कि भाई तुम्हारे पास जो रिटेन अर्निंग्स या रिटेन प्रॉफिट दिख रहा है वो तो दिख रहा है 1000 का, और तुम मुझे बोलते हो कि भाई साहब सुनो, मैं आपको डिविडेंड देने की कैपेसिटी सिर्फ रखता हूं 600, ये 400 का जरा बताओ हिसाब किताब क्या है? आप बोलेंगे सर आप समझा करें, ये 400 मुनाफा तो है, लेकिन सर अल्लाह की कसम हम आपको ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। मैंने बोला यार तुम कैसे बंदे हो, ये 400 का बोल रहे हो मुनाफा है लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। आपको पॉइंट समझ आ रहा है? तो कहने का मतलब यह है कि जो रीवैल्यूएशन रिजर्व है ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नहीं बनता, क्योंकि अगर ये बाय मिस्टेक प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट बन गया तो प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या हो जाएगा? बोलो, बढ़ जाएगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर जब बढ़ जाएगा तो रिटेन अर्निंग क्या हो जाएगी? बोलिए, बढ़ जाएगी। और रिटेन अर्निंग को देख के जो शेयर होल्डर है उसकी राल टपकती है, किस हवाले से? कि भाई कंपनी इतना तप्पड़ रखती है कि हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। तो हमने अज्यूम किया कि अगर रिटेन अर्निंग का बैलेंस आ रहा था 1000, ठीक, जिसमें रीवैल्यूएशन रिजर्व अज्यूम कर रहे हैं कि 400 मौजूद है, तो बकिया जो होगा वो प्रॉफिट फॉर द ईयर ट्रेडिंग वाला मौजूद होगा, तो कुल मिला के कितना मौजूद है? 1000। डिस्ट्रीब्यूट कितना किया जा सकता है? 600, लेकिन दिख कितना रहा होगा? 1000। तो इसीलिए हम लोगों ने रीवैल्यूएशन रिजर्व को
कहां नहीं ले जाना, बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं ले जाना, उसको हमने कहां ले जाना है, इक्विटी में ले जाना है, और इक्विटी में कहां ले जाना है, रिजर्व में ले जाना है, और रिजर्व कौन से वाले में ले जाना है, कैपिटल रिजर्व। ये वाली बात समझ आ गई? अब सुनिए, पहली एंट्री बन गई, अलाउंस को खत्म करो और एसेट में ले जाओ। आपने पूछा, गिरबान पकड़ गए भाई क्यों? मैंने बोला आप जब ले जाएंगे तो आप देखोगे कॉस्ट एक तरफ अलाउंस, तो आपको क्या नजर आ जाएगी, बोलिए, बुक वैल्यू। दूसरा काम क्या करेंगे, कैरिंग वैल्यू को किससे कंपेयर कराओगे, फेयर वैल्यू से। जो डिफरेंस आएगा वो कहां जाएगा, एसेट अगर अपवर्ड गया तो बोलिए कहां जाएगा, एसेट डेबिट हो जाएगा, और आरआर क्या हो जाएगा, बोलिए क्रेडिट हो जाएगा। ये जो मैंने दो एंट्रीज बनाई है अभी, ये जो दो एंट्रीज बनाई है, ये जिस मेथड के तहत हमने ये एंट्रीज बनाई है, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता था, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ या मल्टीप्लाई बाय, बोलिए, रेट। WDV में क्या होता था, नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय, बोलिए क्या होता था, रेट। इसी तरह से एक मेथड है जिसमें हम लोग रीवैल्यूएशन के वक्त दो स्टेप्स परफॉर्म कर रहे होंगे। अलाउंस खत्म करके एसेट में ले जा रहे होंगे, और एसेट की वैल्यू बढ़ी तो एसेट डेबिट हो रहा होगा, आरआर क्रेडिट हो रहा होगा। ये जिस मेथड के तहत हम काम कर रहे हैं, इस मेथड को नाम दिया जाता है नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड। क्या नाम दिया जाएगा, नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड। आईकेप के जब भी सवाल आया है I16 के हवाले से और रीवैल्यूएशन मॉडल को लेके, तो उसने लिखा है कि कंपनी की पॉलिसी है स्ट्रेट लाइन, हाँ जी पुरानी बात, RBM जी पुरानी बात, कंपनी का ईयर एंड है इतना इतना, ठीक। साथ में अब वो यहां पे एक तड़का लगाएगा, वो बोलेगा कंपनी की पॉलिसी ये है कि वो यूज करती है NRVM। क्या यूज करेगी, NRVM। NRVM स्टैंड्स फॉर नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड। आप मुझसे पूछते हैं यार NRVM में होता क्या है, मैंने बोला ये जो दो काम किए ना ये होते हैं। क्या बात समझ रही, क्या काम होगा, अलाउंस खत्म करो, एसेट में ले जाओ, और एसेट अपवर्ड गया तो डेबिट करा दो, और रिजर्व को क्रेडिट करा दो। ये जो हमने काम किया, इस मेथड को हम लोग नाम क्या देते हैं, नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड। अच्छा जी, चलो जी, ये दो काम हुए। अब मुझे बताओ कितना आ गया एसेट, 1400, यहां तक साथ, और ये खाली जगह पुर कीजिए, कितना, 175। बताइए ये कितना हो गया, 175। अब आप बताएं रीवैल्यूएशन के बाद या रीवैल्यूएशन जब मैंने कराई तो उस वक्त अलाउंस क्या हो जाना है, बोलिए 0। ये वाली बात समझ रही, अलाउंस क्या हो जाएगा, बोलिए 0। और उसके बाद जो अमाउंट अब डेप्रिशिएट होगा वो उसकी पुरानी वाली कॉस्ट होगी या फेयर वैल्यू होगी, आज वाली फेयर वैल्यू होगी। इसका मतलब रीवैल्यूएशन के वक्त जितना भी अलाउंस होता है उसको हम क्लोज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, उसके बैलेंस को कर दिया जाता है, बोलिए 0। और उसके बाद जो एसेट डेप्रिशिएट होगा, यानी कि जो रीवैल्यूड एसेट डेप्रिशिएट होगा, वो उसकी ओरिजिनल वाली कॉस्ट नहीं होगी, वो उसकी आज वाली क्या होगी, बोलिए फेयर वैल्यू होगी। क्या ये वाली बात समझ रही? और डेप्रिसिएशन, अगर एसेट की वैल्यू अपवर्ड गई है तो डेप्रिसिएशन के भी चांसेस क्या हैं, बढ़ जाएगा, डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये वाली बात समझ आई? अब देखो वो पुरानी सदाबहार जर्नल्स 31/12 पे, बोलो शाबाश, डेप्रिसिएशन डेबिट और कितना, 175। बेसिकली जो अभी हमने यहां पे सीखनी है जर्नल्स, वो कौन सी वाली हैं, ये वाली जर्नल्स, बाकी तो पुरानी जर्नल्स। जल्दी से काम कॉपी करें, आगे बढ़ते हैं जी। बताइए, एग्जाम्पल 8 आप लोग ने कॉपी कर ली है, एग्जाम्पल 9 आप लोग ट्राई करें। और याद होगा आपको, कल भी हमने जब हैंडआउट का एक रिव्यू कर रहे थे तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट में सिर्फ हमें जर्नल्स दिख रही थी, वहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं थी, वहाँ पे कोई लेजर्स नहीं थे वहाँ पे। इसका मतलब अभी होने क्या वाला है, अभी क्या हो जाएगा चंद ही सवालात के बाद कि मैं आपको सिर्फ क्या पूछूंगा, जर्नल्स, जर्नल्स, राइट। इसका मतलब अभी फिलहाल हम लोग सपोर्ट के तौर पे ये बना रहे हैं, सपोर्ट के तौर पे। सपोर्ट चले हमने इसका ले लिया, लेकिन बेसिकली हमें कुछ सवालात के बाद कोई सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं होगी, यानी कि इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इसकी नहीं होगी। डायरेक्ट आपने क्या बनाने होंगे, जर्नल्स। क्या मैं क्वेश्चन नंबर 9 में स्टेटमेंट बनाऊं?
क्वेश्चन नंबर 9 में स्टेटमेंट मेरे ख्याल से आप लोग बड़े आराम से खुद बना लेंगे। स्टेटमेंट तो आपने बना ली। लेजर्स में एक पीपी का अकाउंट खोला आपने, दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। ठीक है बेटा। ओपनिंग कॉस्ट बोले 5,000, ओपनिंग अलाउंस 500। Whenever you revalue your asset, ठीक, what are the steps? जितना भी उस एसेट का जिसको तुम रीवैल्यू कराने जा रहे हो उसके अलाउंस को तुम खत्म करो। और खत्म करके तुम उसकी कॉस्ट में ले जाओ उस अमाउंट को। जब ये यहां आया 500, रेफरेंस क्या दिया ये, तो ये रही कॉस्ट, ये रहा उसका अलाउंस। तो कॉस्ट माइनस अलाउंस इज इक्वल्स टू व्हाट? नेट बुक वैल्यू। नाउ कंपेयर कैरिंग वैल्यू विद द फेयर वैल्यू। तो बताइए एसेट की वैल्यू कितने से अप बढ़ गई है? 700। तो पीपीई डेबिट और एक रिजर्व क्रिएट हो जाएगा जो कि पीएनएल में नहीं जाएगा। आपको शायद बात समझ आ गई, नहीं भी समझ आई खैर है, ओ भाई पीएनएल में नहीं जाना। तो एंट्री बताइए क्या क्या बन जाएंगी। डेप्रिसिएशन बताओ कितना आया अब? 289। और यहां पे कितना हो गया? 5,200। तो जर्नल्स जो हमारी बनी वो पहली बनी 11x3 पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, पीपीई क्रेडिट 500। फिर बेटा पीपीई डेबिट 700, आरआर क्रेडिट 700, और फिर 31/12 x3 पे वही पुरानी एंट्री जो हम बनाते आ रहे थे, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितना? 289। अब जल्दी से आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 10 पे। एग्जाम्पल 10 की आप स्टेटमेंट बना लीजिए। थोड़ा सा जल्दी प्लीज हाथ चलाएं। जी 10 की स्टेटमेंट बनाएं आप लोग। नंबर 10, कॉस्ट कितनी बेटा? 1500। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 सालों का निकाल लीजिए, 375। 1125। कैरिंग वैल्यू, फेयर वैल्यू 1560। 435 का गेन। फिर बताइए डेप्रिसिएशन x3 का 260। बताइए कैरिंग वैल्यू 1300। 31/12 x3 पे। फिर मुझे बताइए डिस्पोजल कितने में हुआ? 1400। 100 का आ गया गेन। उसी तरतीब पे काम किया जिस तरह से हमने कॉस्ट मॉडल में क्वेश्चंस किए थे। उसी तरतीब पे काम हुआ जिस तरह से हमने कॉस्ट मॉडल में क्वेश्चंस किए थे। ठीक है जी। सिर्फ यहां पे किस चीज का इजाफा हो गया कि यहां पे रीवैल्यूड एसेट डिस्पोज हो रहा है। अब आइए जर्नल्स हमने बनानी है।
कब की? 20x3 के हवाले से बताइए, शाबाश। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, पीपीई क्रेडिट, बताओ। 375। अच्छा जी, 11x3 पे ये काम हुआ। फिर बताइए पीपीई डेबिट कितना? 435 और आर क्रेडिट बोलिए 435। फिर आइए 31/12x3 पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितना? 260। किस चीज की बात करें? डेप्रिसिएशन निकालने के लिए 1560 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 2। और सर वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओवर फॉर द ईयर जो देखें भाई, फेयर वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। अब हमें यहां पे टोटल लाइफ गिवन है, बोलिए 8 साल। एसेट कितने साल डेप्रिशिएट हो चुका है? हमें तो नजर भी आ रहा है ना ये 2 साल। अभी हम बेसिकली उस एरिया पे बात नहीं करना चाह रहे। बेसिकली हमारा एरिया अभी कुछ और है। वो 1 से लेके 7 तक जो क्वेश्चंस थे उसका अभी डिस्कशन मैं नहीं करा, मैं आगे की तरफ बढ़ गया हूं। अब बताओ बेटा कि एसिड हुआ है डिस्पोज 31/12x3 पे, कैश कितना आया? अच्छा, हमें स्टेटमेंट जो बना ली इसमें आउटकम हमें पहले से दिख गया कि भाई 100 का क्या आना चाहिए गेन। अच्छा जी, एसिड जब डिस्पोज ऑफ होता है तो उसका अलाउंस भी खत्म होता है। और अलाउंस यहां कितना आएगा? 1560। अलाउंस कितना आएगा? 260। आर यू श्योर? एक्यूमुलेटेड लेंगे? नहीं सर, वो तो पहले खत्म करो। बताइए, एक अलाउंस को किया जाता है खत्म, ठीक? तो बताइए अलाउंस जिस पीपी के डिस्पोजल की बात हो रही है उसका है कितना? 260। श्योर? लेकिन जब मैं यूं करके पलट के देखता हूं, सही है, तो मुझे बताइए कितना दिखता है? 375 भी दिखता है और 260 भी दिखता है। लेकिन यहां पे मैं कितना लूंगा? 260 लूंगा। 260 इस वजह से लूंगा कि सर, और 375 क्यों नहीं लूंगा? सर, जब एसिड रीवैल्यू हमने कराया था तो उसका जितना भी अलाउंस था उसको हमने खत्म कर दिया था। समझ आई बात? तो इसका मतलब 375 का जो भी बैलेंस था वो खत्म हो चुका है। रीवैल्यूएशन जब हमने कराई तो अलाउंस 375 का खत्म हो गया। उसके बाद कितना मजीद अलाउंस क्रिएट हुआ? बोले 260 का। तो यहां पे कितना आएगा? 260 आएगा। क्या ये वाली बात समझ आई? इसका मतलब हमने अलाउंस को x3 में 2 दफा खत्म किया। क्या बात समझ आती है? हेलो, मुझे मेरे सवाल के जवाब दें। क्या पीपी का जो भी अलाउंस है साल भर में 375 और 260, हमने ये 2 दफा खत्म किया। पहली दफा क्यों खत्म किया? क्योंकि सर जब हमने रीवैल्यूएशन कराई तो उस वक्त खत्म किया। और दूसरी दफा खत्म करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सर एसेट क्या हो रहा है? बोले डिस्पोज। ये वाली बात समझ आई? या 260। अब मुझे बताओ, ये गेन जो है ये कहां जाएगा? पीएनएल में। कितना? 100 का। अब सुनो, 100 का गेन कहां गया? बोलो। पीएनएल में गया, ठीक?
और फिर पीएनएल से कहां जाएगा? बोलिए, रिटेन अर्निंग्स में। ये वाली बात समझ आई? डन। ये जो गेन है ये कहां जाना है? पीएनएल में, और पीएनएल में गया मतलब प्रॉफिट फॉर द ईयर में 100 का अफेक्ट आ गया। हेलो, 100 का अफेक्ट आ गया। इशारों से जरा समझिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में 100 गया तो इसका मतलब प्रॉफिट फॉर द ईयर में 100 आ गया। कंपनी में जो भी प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है बेटा वो कहां जाएगा? बोले, रिटेन अर्निंग में। ये बात समझ आई? तो रिटेन अर्निंग में जो प्रॉफिट फॉर द ईयर जाएगा उसके अंदर 100 मौजूद होगा, 100 मौजूद होगा। ये वाली बात समझ आई? क्योंकि 100 का गेन क्या हो गया है? अभी रियलाइज हो गया या नहीं हुआ? हो गया, क्योंकि एसेट हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया। डन। 100 का गेन तो पीएनएल से, 100 का गेन प्रॉफिट एंड लॉस के रूट से कहां गया? रिटेन अर्निंग। पीएनएल में जो 100 का गेन आया, ये जो 100 का गेन आया वो पीएनएल के रूट से कहां गया? बोलिए, रिटेन अर्निंग। ये वाली बात समझ आई? अच्छा, अब आपके माइंड में एक और भी सवाल आ रहा है, वो ये कि सर हम लोगों ने एक अकाउंट खोला हुआ था, ये वाला कितने से क्रिएट हुआ था? 435। हवाला क्या दिया था? पीपीई का। ये बात समझ आई? एसेट अकाउंट का बैलेंस हो गया 0 डिस्पोजल के बाद। उसका जितना भी अलाउंस था उसका भी बैलेंस क्या हो जाएगा? बोलिए, 0। उस एसेट के हवाले से एक अकाउंट और खुला भी है मौजूद, और उसका बैलेंस कितना शो हो रहा है? बोले, 435। क्या वो वाला एसेट जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं वो डिस्पोज ऑफ हो चुका है? तो इसका मतलब उसका अफेक्ट लेजर से भी निकल जाना चाहिए। ये वाली बात समझ आई? एसेट अकाउंट में से निकाल दिया, अलाउंस अकाउंट में से निकाल दिया, जो गेन आया पीएनएल में गया और वहां से बोलो कहां पहुंच गया? रिटेन अर्निंग। ठीक। अब हमारी नजर पड़ी कि उसका रिजर्व कितना पड़ा हुआ है? बोले, 435। रीवैल्यूएशन रिजर्व में पड़ा हुआ था इसलिए क्योंकि वो जो प्रॉफिट था वो रियलाइज नहीं हुआ था। ये वाली बात समझ आई? जब हमने एसेट बेच दिया तो वो जो अनरियलाइज गेन है, वो भी क्या हो गया? बोलिए, रियलाइज, क्योंकि पूरा एसेट आपने क्या किया? बेच दिया। तो सर इसका क्या करें? इस अकाउंट को क्या हो जाना चाहिए? बोलिए, 0 हो जाना चाहिए। जब एसेट अकाउंट 0, अलाउंस अकाउंट 0, तो ये भी क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। ये जो गेन है ये क्या हुआ? ये रियलाइज हो गया या नहीं हुआ? बोलिए, रियलाइज हो गया। तो अब मैं यहां पे क्या करूंगा? आरआर का क्रेडिट क्या होता है? प्लस, और आरआर का डेबिट क्या होता है? बोलिए, माइनस। तो अब सर मैं अल्लाह अल्लाह करके इसको भी खत्म करने जा रहा हूं, यानी कि मैंने आरआर तो कर दिया, बोलो, डेबिट। ये दिखाना चाह रहा हूं कि भाई रिजर्व अब तुम्हारी बारी आ गई, तुम्हें भी हमने करना है खत्म। ठीक। क्योंकि वो पूछेगा क्यों खत्म करेंगे? हम बोलेंगे भाई हमने तुमको बेच दिया, तो तुम्हारा जो गेन सिर्फ बातों शातों में हमें दिख रहा था, अब वो हकीकी मायनों में हमें क्या हो गया? बोलिए, रियलाइज। ठीक। अब देखिए, इतना माहौल तो मैंने बना दिया, अब आप थोड़ी सी मेरी भी हेल्प कीजिए, क्योंकि माहौल बनाना सबसे मुश्किल काम होता है। अब बताइए, उसके बाद तो फिर आप खुद ही लेके चलते हैं चीजें। अब बताओ, इस 435 को हम लोग कहां पे लेके जाएंगे? सही है जी? ये क्या हुआ? यहां आया और रेफरेंस क्या दे दिया उसको आपने? आरआर। अब सुनिए, रिटेन अर्निंग का ये जो बैलेंस आएगा, ठीक है जी, इसको देख के क्या शेयर होल्डर की जो अब राल टपकेगी, सही है जी, वो सही टपकेगी या नहीं? क्योंकि अब कंपनी के पास जो प्रॉफिट है वो रियलाइज हो चुका है। अब ये जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, इससे पहले वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता था। क्या ये वाली बात समझ आई? इसका मतलब जब रीवैल्यूड एसेट डिस्पोज ऑफ होगा तो डिस्पोजल पे जो गेन या लॉस होगा, ठीक, वो देख रहे हो आप, रूट क्या है? पीएनएल से होता हुआ कहां गया? रिटेन अर्निंग। उसका जो रिजर्व पड़ा हुआ था वो पीएनएल में नहीं गया। ठीक, वो पीएनएल में नहीं गया, वो डायरेक्टली कहां चले गया? बोलिए, रिटेन अर्निंग्स के अंदर चले गया। और यहां जो अब बैलेंस आएगा कौन सा? रिटेन अर्निंग का। ये जो बैलेंस आएगा ये डिस्ट्रीब्यूट किया
जा सकता है, क्योंकि जो भी अनरियलाइज गेन था वो सारे का सारा क्या हो चुका है, बोलिए रियलाइज। आसान अल्फाज में अगर मैं बात करूं, आपके पास एक मशीनरी है, 1000 की खरीदी, ठीक, उसकी वैल्यू बढ़ के हो गई 1500। कितनी हो गई? 1500। आपने 500 का क्या किया, बोलिए रिजर्व क्रिएट कर लिया। सिंपल सी वैल्यूज ले रहा हूं। 1000 की मशीनरी थी, री वैल्यू कराया, 500 से वैल्यू बढ़ गई, कितने पे आ गई, बोलिए 1500। अब सुने, आपने उस 1500 वाली मशीन को बेच दिया 1700 में, ठीक, बताओ गेन कितना हुआ? 700 का गेन या 200 का गेन? 700 का गेन। ये वाली बात समझ रही? अब सुनना, ये जो 200 का गेन है ये जाएगा, खटखटाएगा किधर? P&L। क्या आप मुझे जगह दे दें, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक, कितना गया प्रॉफिट एंड लॉस में? 200। और वहां से वो होता हुआ लंबा चक्कर काट के कहां पे पहुंचेगा? रिटेन अर्निंग्स में। और वो जो 500 का गेन है जिसको हमने नाम क्या दिया था, रीवैल्यूएशन रिजर्व का, वो P&L को नहीं खटखटाएगा, वो बोलेगा रिटेन अर्निंग तू खोल, मैं बस आया। ये वाली बात समझ आई? रिटेन अर्निंग में रीवैल्यूएशन रिजर्व क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, और रिटेन अर्निंग क्या हो जाएगी, बोलिए क्रेडिट। यहां सुनिए, क्या हमने इस 100 की एंट्री बना ली है? ये वाली बात समझ आई? क्या ये वाली एंट्री बनी है या नहीं बनी, बोलिए नहीं बनी। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, एक लास्ट एंट्री जो मैं बनाने जा रहा हूं, वो बोलिए शाबाश, रीवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट और रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट। कितना? 435। 435। अब एक बात सुनिए, इधर क्या रिटेन अर्निंग, हेलो इधर बात सुनेंगे प्लीज, रिटेन अर्निंग क्या एक रिजर्व है? रिटेन प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग रिजर्व है या नहीं रिजर्व? रीवैल्यूएशन भी क्या है, बोलिए रिजर्व। अल्फाजों को जरा पिक कीजिएगा, रिटेन अर्निंग भी रिजर्व है और रीवैल्यूएशन भी क्या है, बोलो बेटा रिजर्व। अच्छा रिजर्व है, ठीक, तो इसका मतलब रिजर्व किसका पार्ट होता है? इक्विटी का। ये वाली बात समझ आई? इसका मतलब रिटेन अर्निंग भी इक्विटी का पार्ट है और रीवैल्यूएशन रिजर्व भी किसका पार्ट है, बोलिए इक्विटी का पार्ट है। ये वाली बात समझ आई? अच्छा, इस हरकत से जब हमने कहा आरआर, हम बार बार आरआर लगाएंगे वैसे सवाल में, I16 में, समझ गए यार? आरआर मतलब रीवैल्यूएशन रिजर्व, वो वाला नहीं जो आज समझ रहे हैं, रीवैल्यूएशन रिजर्व और रिटेन अर्निंग। तो हम आरएसबी अल्फा इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम बार बार आरआर नहीं लगाना चाहते। अब मुझे बताइए, जो रीवैल्यूएशन रिजर्व है वो इक्विटी का पार्ट है और रिटेन अर्निंग भी बोलिए इक्विटी का पार्ट है। अब बताओ, रिजर्व आरआर डेबिट हुआ क्रेडिट हुआ? डेबिट हुआ। रिजर्व डेबिट होने का मतलब रिजर्व बढ़ना या कम होना? कम होना। तो इसका मतलब रिजर्व कम हो रहा है, तो इसका मतलब इक्विटी क्या हो रही है? कम हो रही है। ये वाली बात समझ आई? और रिटेन अर्निंग क्रेडिट हो रहा है, मतलब इक्विटी क्या हो रही है, बोलिए बढ़ रही है। ये वाली बात समझ आई? तो आप मुझे बताइए, इसका इफेक्ट 0 हुआ, यानी कि इस हरकत से इक्विटी ना बढ़ेगी ना कम होगी, ठीक। सिर्फ एक साइड देखते हैं तो आपने बोला इक्विटी कम हुई, ये साइड देखते हैं तो इक्विटी बढ़ी, ठीक। बेसिकली इसका अगर ओवरऑल इफेक्ट देखा जाए तो इक्विटी पे इसका इफेक्ट कुछ भी नहीं पड़ा। ये वाली कुछ बात समझ आई? इसको जल्दी से कॉपी करें। देखिए यहां पे सवाल किए जा रहे हैं कि सर डिस्पोजल की एंट्री आप वो वाली नहीं बना रहे, वो ठीक, स्माइल प्लीज, एसेट क्रेडिट, ठीक, डिस्पोजल डेबिट, पहली एंट्री। फिर क्या होगा? अलाउंस डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट, दूसरी एंट्री। तीसरी एंट्री कैश डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट, और आखिरी जो बिल्कुल जख्मी स्माइल होगी भाईजान, ठीक, वो क्या होगा? डिस्पोजल क्या होगा? डेबिट और गेन क्रेडिट। मैंने आपसे बात की थी, याद कीजिए, अल्फा इंटरप्राइज वाला सवाल था। मैंने वहां पे एक एक चीज को जो है वो जोड़ जोड़ के चल रहा था, और उस वक्त मैंने ये भी बात बताई थी कि देख लीजिए सिंपल एंट्री ऐसे बनती है और कंपाउंड वैसे बनती है, ठीक। तो हमने यहाँ पे अब उस चक्कर में नहीं पड़े कि सिंपल क्या बनेंगी, हमने बस एंट्री बनाई और हम आगे बढ़ गए। ज्यादातर जो आपको सोल्यूशन नजर आएंगे सजेस्टेड आंसर्स में या इधर उधर किताबों के अंदर, डिस्पोजल की जो एंट्री होगी
वो सिंपल नजर नहीं आएगी, वो आपको यही वाली नजर आएगी। ठीक हो गया? सिर्फ फर्क क्या है कॉस्ट मॉडल के डिस्पोजल की एंट्री में? हेलो, कॉस्ट मॉडल के केस में जब डिस्पोजल होगा तो उस वक्त एंट्री क्या बनेगी, और रीवैल्यूएशन मॉडल में जब डिस्पोजल होगा तो क्या एंट्री बनेगी? सुनो, दोनों में ये कॉमन है, चाहे कॉस्ट मॉडल चाहे रीवैल्यूएशन मॉडल। ठीक, साथ है मेरे? आप रीवैल्यूएशन मॉडल में एक इजाफी काम होगा, वो ये क्योंकि एसेट रीवैल्यू हुआ था और इसका अगर कोई रिजर्व पड़ा हुआ था तो उस रिजर्व को भी हमने खत्म करना होगा। ये काम इजाफी होगा कहां पे? जब हम रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं। बेटा बात समझ आ गई? कॉपी जल्दी से कर लें। हम लोग देखेंगे कि ये रिजर्व को हमने संभाल के रखना है कब तक। अभी हमारे पास 3 केसेस मजीद बाकी हैं। डाउनवर्ड का केस अलग बाकी है, फिर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। तो अभी जब ये 4 केसेस होंगे तो बहुत सारी जो कंफ्यूजन है मजीद होंगी नहीं, कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएंगी। अब हम लोग आ जाए पेज 4 पे, थोड़ा जल्दी। अच्छा जी, यहां पे आइए। एक एग्जाम्पल, बेटा यहां पे आना। एक एग्जाम्पल है, हमारे पास ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, इधर देखेंगे। अज्यूमिंग जो हमारे पास रेवेन्यू है ईयर 1 में, अज्यूम कर लेते हैं हम लोग 1000, 1000, 1000। एक्सपेंसेस अज्यूमिंग 200, 200, यहां भी 200। डेप्रीसिएशन हमारे पास आया 100 पहले साल। दूसरे साल एसेट की जो कैरिंग अमाउंट था वो फेयर वैल्यू से मटेरियली डिफर नहीं करता था, तो हमने उस एसेट को कॉस्ट पे ही मेजर किया और वही अमाउंट क्या हुआ? बोलो, डेप्रिशिएट 100। थर्ड ईयर के स्टार्ट में जब हम लोगों ने देखा कि एसेट का जो कैरिंग अमाउंट है वो मटेरियली डिफर करता है फेयर वैल्यू से, तो हमने उसको फेयर वैल्यू पे लेके आए। क्योंकि हम लोग फॉलो कौन सा मॉडल कर रहे थे? रीवैल्यूएशन मॉडल। और रीवैल्यूएशन मॉडल का हमने कल बात की थी कि क्या मकसद है, उसका वजूद क्यों आया, कि सर हम इस चीज को इंश्योर कर सके कि जो कैरिंग अमाउंट है वो तकरीबन किसके बराबर होना चाहिए? फेयर वैल्यू। और अगर जो डिफरेंस आ रहा है कैरिंग अमाउंट का और फेयर वैल्यू का इममटीरियल है, तो जिस पे रिकॉर्ड हुआ हुआ है उस पे रहने दो और उसी अमाउंट को क्या करो? बोलो, डेप्रिशिएट। और अगर डिफरेंस मटेरियल है तो किस पे लाना होगा? बोले, फेयर वैल्यू पे। और फिर जो अमाउंट डेप्रिशिएट होगा वो क्या होगी? उसकी फेयर वैल्यू। चलो जी, हमने एसेट को रीवैल्यू कराया ईयर 3 के स्टार्ट में, तो जो डेप्रिसिएशन आया वो लेट्स सपोज आ गया 150 का। बताइए, 700, 700 और 650। क्या ये वाली बात समझ आई? मेरे साथ रहिएगा। रिटेन अर्निंग अकाउंट जब बना ईयर 1 में, तो यहां कितना आया? बोलो, 700। यहां भी कितना आया? 700। और यहां बताइए कितना आया? 650। ठीक, अब आप मुझे बताइए, आप हैं शेयर होल्डर, इन्वेस्टर,
ईयर 3 में जब आप रिटेन अर्निंग पे नजर पड़ी आपकी और रिटेन अर्निंग में जब आपने प्रॉफिट्स को देखा तो जाहिर सी बात है आपको एक सवाल रेज होगा कि ऐसा क्या हुआ है कि रेवेन्यूज तुम्हारे सेम है। वो तो आपको नजर आ रहे हैं ना, मैंने कांस्टेंट रखे बिकॉज मैं जिस चीज को जूम करवा के दिखाना चाह रहा हूं वो रेवेन्यू फॉर द ईयर्स नहीं है, वो अदर एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर नहीं है। देख रहे हो 200 हजार डिफरेंस जिसका नजर आपको खुद बड़ा वाज़े आ रहा है वो क्या है बोले? डेप्रिसिएशन। आपने बोला 100 और फिर 150। जिस साल हमने एसेट को रीवैल्यू कराया उस साल एसेट जब अपवर्ड गया तो उसका डेप्रिसिएशन भी बोलिए ज्यादा आया। डेप्रिसिएशन जब ज्यादा आया तो प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या हो गया बोलिए? कम हो गया। जब प्रॉफिट फॉर द ईयर कम हुआ तो उसका अफेक्ट कहां पे पड़ा? और आप हो कौन? शेयर होल्डर। आप बोलोगे यार ये तुम क्या हरकतें कर रहे हो कि बजाय इसके कि तुम्हारा प्रॉफिट यहां पे बढ़े, ठीक, यहां पे प्रॉफिट आपका कम हुआ, ठीक। तो आप मुझे बताइए शेयर होल्डर इस तरह की वैल्यूज को फिगर्स को लेके थोड़ा सा डीमोटिवेट होगा कि यार 6 अच्छा खासा 700 था एटलीस्ट उसको तो मेंटेन करते हैं, या तो 650 हो गया। अब सुनिए, आपको बैकग्राउंड समझ आ चुका है कि यहां पे चल क्या रहा है। आप उसको समझाने की कोशिश करें कि सर जरा बात तो सुने, 2 मिनट बैठे तो सही। दरअसल आपके प्रॉफिट में कोई कमी नहीं आई है, ये हमने बस एक ड्रामा रचाया है। आपको बात समझ आ रही है? हमने यहां पे सिर्फ एक क्या किया है बोलिए, एक आर्टिफिशियली कुछ सिनेरियो क्रिएट किया है। वो ये कि एसेट अपर चले गया तो डेप्रिसिएशन ज्यादा आ गया। डेप्रिसिएशन ज्यादा होने की वजह से सर प्रॉफिट फॉर द ईयर बोलिए क्या हो गया? कम हो गया। आपके प्रॉफिट पे एसेट कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने बोला देखो तो सही 650 आ रहा है, पहले आ रहा था कितना 700। IAS 16 आया, उसने ये कहा कि मैं आपको यहां पे देता हूं कुछ चॉइस। IAS 16 आया और उसने कहा कि मैं यहां पे आपको इस उलझन से बाहर निकालता हूं। आपने पूछा आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? उसने बोला देखो आज नहीं तो कल जब तुम ये एसेट उसकी लाइफ पूरी इंजॉय कर लोगे, 10 साल लाइफ थी, 10 साल तुमने इंजॉय कर लिया, इन 10 सालों में एसेट की वैल्यू लेट्स सपोज अपवर्ड ही गई हर दफा, अज्यूमिंग, तो आज नहीं तो कल जब इस एसेट को तुम फुल्ली डेप्रिशिएट कर लोगे तो इसका मतलब उस एसेट से सारे तुमने इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल कर लिए, ठीक। तो इसका मतलब जब उसकी लाइफ पूरी हो जाएगी तो वो तुम्हारे पास एसेट इस्तेमाल के काबिल नहीं होगा। तो तुमने जो रिजर्व क्रिएट वक्तन फवक्तन किया होगा उसका, तुमने एसेट की लाइफ के एंड पे उस रिजर्व को भी क्या करना पड़ेगा? छोड़ देंगे या खत्म करेंगे? खत्म करेंगे। जितना भी रिजर्व का बैलेंस आ रहा होगा उसको खत्म करा के तुम कहां ले जाओगे बोलो? रिटेन अर्निंग्स। इसका मतलब रीवैल्यूएशन रिजर्व का जो आखिरी सफर है वो कहां पे है? रिटेन अर्निंग। ये वाली बात समझ आई? अच्छा जी, एक बात, जब एसेट फुल्ली डेप्रिशिएट हो जाएगा, हमने बोला भाई आपकी जो आखिरी मंजिल है वो क्या है? आर से तुमने कहां पे जाना है बोलिए? बोलो RE। एक बात तो ही फुल्ली डेप्रिशिएटेड की। दूसरा सिनेरियो, सर हमने उस एसेट को अभी जैसे क्या किया था, बेच दिया था ना, भले उसकी लाइफ 10 साल थी, 4 साल इस्तेमाल किया, 6 साल लाइफ रह गई, हमने बोला भाई बेचो। तो जब हमने बेचा तो बेचते वक्त जो उसका रिजर्व पड़ा हुआ था, हम मुझे बताइए क्या करेंगे? उस रिजर्व को छोड़ देंगे या ठिकाने लगाएंगे? ठिकाने लगाएंगे। कहां ले जाएंगे? तो इसका मतलब मेरी अभी 2 बातों से आपको यह नजर आ रहा है कि रीवैल्यूएशन रिजर्व का अकाउंट भाई साहब वक्ती अकाउंट है, इसने आज नहीं तो कल क्या हो जाना है? खत्म हो जाना है। और ये जब खत्म होगा तो ये कहां पे जाएगा? रिटेन अर्निंग में। या तो जब फुल्ली डेप्रिशिएट हो जाएगा उस वक्त खत्म करेंगे, या तो लाइफ बाकी थी हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया तो डिस्पोजल के बाद जो रिजर्व पड़ा हुआ होगा हम उसको क्या करेंगे बोलिए? खत्म करेंगे। IAS 16 ने बोला, इधर आओ बात तो सुनो। IAS 16 ने बोला कि ये तो वो 2 सिनेरियोस थे जो कि बच्चे को पता है। अज्यूमिंग मैं तुम्हें यहां पे कुछ मजीद बात बताने लगा हूं, और ये जो मैं बात आपको बताने लगा हूं, सही है,
ये मेरा नाम है IA-16, सही है जी, और मैं आपको ये चॉइस देता हूं, और ये जो चॉइस दे रहा हूं ये स्टैंडर्ड आपको चॉइस दे रहा है, ठीक। अगर उस चॉइस को तुम अपना लेते हो तो वो तुम्हारी बिजनेस पॉलिसी बन जाएगी। क्या समझ आ रही है बात? अगर एक चॉइस दी हुई है, उसको अगर तुम अपना लेते हो तो वो तुम्हारी क्या बन जाएगी? बोलिए, बिजनेस पॉलिसी बन जाएगी। आप बोले सर लंबी नहीं करें, आप सिर्फ ये बताएं चॉइस है क्या। IA-16 ने बोला वही सारी बातें, एसेट जब फुल्ली डेप्रिशिएट हो जाएगा बाबा तो क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट। आपने बोला आगे बोले यार। मैंने बोला यार एसेट अगर डिस्पोज हो जाएगा ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ, आपने कहा कि सर मालूम है RR डेबिट और RE क्रेडिट। IA-16 ने बोला ये दो बातें तो तुम्हें पता, ये बात मैं भी बता रहा हूं। अब एक और बात मैं तुम्हें बताने लगा, वो ये कि रिजर्व जो तुमने क्रिएट किए आज नहीं तो कल, बोलो ये क्या हो जाना है? खत्म हो जाना है, ठीक। तो बात सुनो, मैं तुम्हें एक चॉइस देता हूं कि बजाय इसके कि एसेट फुल्ली डेप्रिशिएट हो जाए तो रिजर्व को खत्म करो, एसेट डिस्पोज ऑफ हो जाए तब उसके रिजर्व को खत्म करो। मैं यहां पे तुम्हें एक चॉइस दे रहा हूं कि तुम चाहो तो हर साल रिजर्व जो तुमने क्रिएट किया है ना RR के नाम से, हर साल थोड़ा सा रिजर्व कम करो और थोड़ा सा दूसरा रिजर्व बढ़ा दो। आपने बोला वो थोड़ा अमाउंट क्या होगा? वो थोड़ा अमाउंट क्या होगा? उसने जवाब दिया वो तकलीफ जिसका तुम मुझसे इजहार कर रहे थे कि शेयर होल्डर चीख रहे चिल्ला रहे, बोले ये क्या किया साला तुमने कि 700 था 650 हो गया, ठीक। तो रिजर्व रिटेन अर्निंग कितने से कम हुआ था? 50 से। तो रीवैल्यूएशन रिजर्व अभी भी बोलो कितना ढेर सारा पड़ा हुआ होगा, ठीक। तो हमने क्या करना होगा? हर साल अपने रीवैल्यूएशन रिजर्व में से कुछ निकालना होगा और कुछ दूसरे रिजर्व में डालना होगा। ये वाली बात समझ आई? तो जिस रिजर्व में से निकाला जाएगा उस रिजर्व में इतना तप्पड़ होगा तभी तो निकाला जाएगा। तो जिस रिजर्व को कम कराया जाएगा उसको बोलेंगे रीवैल्यूएशन रिजर्व, यानी कि रीवैल्यूएशन रिजर्व क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और जिस रिजर्व में उसको रखा जाएगा, डाला जाएगा, उस रिजर्व का नाम क्या होगा? बोलिए, रिटेन अर्निंग। क्या ये वाली बात समझ आई? तो इसका मतलब आउटकम ये निकला कि तुम चाहो तो लम सम उठाओ, फेंक दो किधर? बोलो, रिटेन अर्निंग में। या तो तुम थोड़ा थोड़ा सा उठाओ, ठीक, रिजर्व में से कम करो और दूसरे रिजर्व को बढ़ा दो। तो जिस रिजर्व को कम कराया जाएगा उस रिजर्व का नाम क्या है? रीवैल्यूएशन रिजर्व। और जिस रिजर्व को बढ़ाया जाएगा वो क्या है? रिटेन अर्निंग। और कोई आया तो बोल देना IA-16 आया था। बात समझ आई? उसने हमें क्या चॉइस दी है? या तो हर साल थोड़ा थोड़ा सा कम करो या तो लमसम। लमसम जो है उस वक्त खत्म नहीं किया जाएगा। एसिड की लाइफ पड़ी हुई 10 साल, हमने बोला बे आज नहीं तो कल जानी, खत्म तो होना है, आज ही खत्म कर ले यार। ये नहीं, लमसम में कब खत्म कराया जाएगा? जब एसेट फुल्ली डेप्रिशिएट हो जाएगा या जब एसेट डिस्पोज ऑफ होगा। और पार्शियली थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट रिजर्व से कम कब कराया जाएगा? जब एसेट की रिमेनिंग लाइफ बाकी होगी, एसेट यूज कर रहे होंगे तो हर साल थोड़ा थोड़ा सा हम चाहे तो कम करा सकते हैं, और अगर हम नहीं चाहते तो उस वक्त का इंतजार करना होगा जब एसिड अपनी पूरी जिंदगी हमें फायदे दे के थक हार चुका होगा। अब आइए, अल्लाह की कसम मेंशन होगा। अच्छा जी, ये देखें सवाल में जब भी आएगा वो बोलेगा कि ये नहीं बोल रहा होगा कि मैं अल्लाह की कसम खा के बोलता हूं कि यहाँ कंपनी पॉलिसी इज टू ट्रांसफर वगैरह वगैरह। अब देखिए यहां पे हम पेज नंबर 4 पे हैं, रियलाइजेशन ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस या रिजर्व। Revaluation surplus account that is created must be removed from the accounts by the time that the related asset no longer exists. The transfer is made directly to the retained earning profit account, which means that the transfer is from one equity account to another equity account, thus having no effect on the statement of comprehensive income. Oh my God, आपको बात समझ आई? मतलब वेरी इंग्लिश हो रहा था ये, लेकिन आप ये देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एंट्री बनाई थी, बोला था RR डेबिट RE क्रेडिट, और मैंने वहां पे लिखा था E, और एक दफा मैंने बोला था RR डेबिट हो रहा है यानी कि रिजर्व कम हो रहा है, मतलब इक्विटी क्या हो रही है? कम हो रही है। और फिर रिटेन अर्निंग को क्रेडिट किया था तो मैंने बोला था इक्विटी क्या हो रही है? बोले बढ़ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप ट्रांसफर मार रहे होते हो यानी कि RR डेबिट RE क्रेडिट, तो इसका मतलब इक्विटी पे इसका घंटा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और तो और जरा सुनो, ये जो रीवैल्यूएशन का तुमने जो भी मामला चलाए, इसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाता। प्रॉफिट एंड लॉस बोले या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बोले, एक बात। क्या ये वाली बात समझ आई? दोबारा से पढ़ते हैं। रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट जो क्रिएट हुआ
इसको हम लोग रिमूव करेंगे उस वक्त जब एसेट वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, और जो ट्रांसफर किया जाएगा वो डायरेक्टली रिटेन अर्निंग, डायरेक्टली द ट्रांसफर इज मेड डायरेक्टली टू रिटेन अर्निंग, यानी कि जो भी ट्रांसफर है वो डायरेक्टली कहां किया जा रहा होगा, बोलो रिटेन अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग में जब किया जा रहा होगा तो सर इक्विटी पे इफेक्ट क्यों नहीं पड़ेगा? इक्विटी पे इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि एक इक्विटी अकाउंट कम हो रहा होगा और दूसरा इक्विटी अकाउंट बढ़ रहा होगा। जो इक्विटी अकाउंट कम हो रहा होगा दैट इज रीवैल्यूएशन रिजर्व, और जो इक्विटी अकाउंट बढ़ रहा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिटेन अर्निंग्स। शुक्रिया भाई। Thus having no effect on the statement of comprehensive income। आपने देखा होगा आज थोड़ा सा मेरा अंदाज जारहाना है, एक तो मैं पीआरसी वाली क्लास से आ रहा हूं, वहां पे बच्चों की क्लास लेते हुए, तो वहां से सारी वार्म अप एनर्जी आ चुकी है। यहां पे जो है आपने देखा होगा अभी जो मैं थ्योरी पढ़ रहा हूं आप लोगों को बात पूरी समझ आ रही होगी कि यहां पे चल क्या रहा है। अब देखो एंट्री क्या बनी है यहां पे, आर डेबिट और RE क्रेडिट। द ट्रांसफर ऑफ द रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग effectively reverses the effect that the artificially increased depreciation has had on profit over the life of the asset। अब देखो ये वही वाली बातें शुरू हो गई, फिर से पढ़ेंगे। The transfer of the revaluation surplus to retain earning effectively, ये जो ट्रांसफर हो रहा है ना, यानी कि अभी आपने क्या बोला, आर डेबिट होगा कितने से, बोलो। अगर मैंने चॉइस ऑप्ट की कि भाई मैं वो एंड के चक्कर में नहीं पड़ता, मैं हर साल थोड़ा सा कम करूंगा, हर साल थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, ताकि जो शेयर होल्डर है ना वो बार बार आके मुझसे ये ना पूछे भाई पहले 700 था, उससे पहले 700 था, अभी आपने क्या किया 650 हो गया। मैं सिंपल कितने पे ले आऊंगा उसको दोबारा से, बोलो। तो यहां पे अगर मैं ये काम करूं, ठीक, तो ये हुआ 50 और RE बोले कितना 50, तो इसका इफेक्ट जो है बोले शाबाश कितना आ गया 50, और ये कहां से आ रहा है, बोले RR, और ये कहां से आया, बोलिए प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये देखो कितना हो गया 700। ये वाली बात समझ आई? ये थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कशन चल रहा है जिसको अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। कहां गया, अच्छा जी। When the asset depreciable amount is zero, the asset having been fully depreciated, the revaluation surplus account must also be zero। ये तो बात हमें पता चल ही गई है। आई होप सो ये जितना भी पैराग्राफ पे भी हमने बात की है समझ आ गया होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है बिकॉज रीवैल्यूएशन रिजर्व, अब याद कीजिए हमने कल जो पहली क्लास कंडक्ट की थी रीवैल्यूएशन के हवाले से, तो मैंने आपसे बात की थी कि हम इक्विटी को क्यों छेड़ रहे हैं। इक्विटी में हम कैपिटल की बात नहीं करें, ना ऑर्डिनरी शेयर, ना प्रेफरेंस शेयर, ना रिडीमेबल वगैरह वगैरह, अभी हम इसकी बात नहीं करें। तो सर इक्विटी के अंदर आपने जिस चीज को डिस्कस किया दैट वाज रिजर्व, और रिजर्व्स होते हैं दो तरह के, एक होता है कैपिटल रिजर्व जो कि नॉन ट्रेडिंग का नतीजा है, दूसरा कौन सा है, रेवेन्यू रिजर्व जो कि ट्रेडिंग का नतीजा है। और मैंने आपसे बात की थी कि IAS 16 के अंदर इक्विटी में से जो रिजर्व है उन रिजर्व में से दो रिजर्व का इस्तेमाल थ्रू आउट होगा, एक होगा रेवेन्यू रिजर्व का, दूसरा होगा कैपिटल रिजर्व। जो रेवेन्यू रिजर्व है दैट इज रिटेन अर्निंग, और जो कैपिटल रिजर्व है वो कौन सा है, बोलिए रीवैल्यूएशन रिजर्व। तो ये वो दो रिजर्व हैं जो IAS 16 में थ्रू आउट इस्तेमाल होंगे, इसी वजह से मैंने कल थोड़ा सा इसका आपको दिया था आइडिया। अब देखिए यहां पे बोलता है द ट्रांसफर में बी डन इन अ वैरायटी ऑफ वेज। ट्रांसफर इट एज वन लम्प सम व्हेन द एसेट इज रिटायर्ड एट द एंड ऑफ एसेट यूजफुल लाइफ। हेलो, ये बात समझ आई? दूसरी बात, देयर इज अ ट्रांसफर इट एज वन लम्प सम व्हेन द एसेट इज सोल्ड और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ। आपको बात समझ आ रही है? और तीसरी बात, ट्रांसफर्ड इट ग्रेजुअली एज इन व्हेन द एसेट इज डेप्रिशिएटेड। ये रहा डन। अगर ये पैराग्राफ समझ आ गया तो एग्जांपल नंबर 11 पे आ जाते हैं। एग्जांपल नंबर 11 पे आ जाइए। जब मजीद 3 केसेस करेंगे, केस 2, 3, 4, तो एक बेसिक आइडिया आपको मिलेगा कि रीवैल्यूएशन में बाबा चलता क्या है। और जब ये एक बेसिक आइडिया मिलेगा उसके बाद, अच्छा ये बेसिक आइडिया लेने से हम लोग को आईकेप के लेवल पे नहीं पहुंचे, जब हम लोग 5 पेश करते चले जाएंगे उस वक्त हमें आइडिया होगा कि आईकेप चाहता क्या आपसे। एग्जाम्पल 11, बेटा जल्दी से स्टेटमेंट बना लो, शाबाश स्टेटमेंट बनाइए, थोड़ा सा जल्दी प्लीज स्टेटमेंट बनाइए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 11। स्टेटमेंट आपने बना ली, बोलो बेटा कॉस्ट कितनी है? 1000, कितना? 200, 800, गेन
600, फेयर वैल्यू 1400, डेप्रिसिएशन X3 का 175, 1225, डिस्पोजल 1300 और 75 का क्या हो गया, गेन। अब सुनिए, अच्छा एक बात सुनेंगे, इधर आएंगे, इधर इस 175 की मुझे वर्किंग बताएंगे आप? 1400 डिवाइडेड बाय 1/-2, ठीक, किसी को कोई मसला नहीं है। और होल्ड, अभी मैं खुद बताऊंगा यहां पे। $800 डिवाइडेड बाय 8, बहुत आप लोग और कर रहे हो आज, हाँ? ठीक है जी, बोलिए ये कितना आएगा? 100 और ये कितना? 75, ठीक है। अच्छा ये मैजिक नहीं है, ये और था। अब सुनिए, वो भी मैजिक ही है, हाँ। मुझे बताएं, जो काम किया आपको समझ आ गया? ये क्या है? डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। और ये क्या है? रीवैल्यूएशन गेन डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। यानी कि कैरिंग वैल्यू में जब गेन को ऐड कर देता हूं तो बन क्या जाती है? फेयर वैल्यू, ठीक। मुझे बताइए, सिर्फ यहां रहते हुए फॉर्मूला क्या बन रहा है? रीवैल्यूएशन रिजर्व डिवाइडेड बाय, बोलें, रिमेनिंग लाइफ। तो मुझे बताइए इजाफी डेप्रिसिएशन कितना आया? 75। इजाफी डेप्रिसिएशन कितना आया? 75। इजाफी डेप्रिसिएशन कितना आया? ये आया। अब रुकिए जरा, सब्र करें। डेप्रिसिएशन आज कितना आ रहा है? रीवैल्यूएशन के बाद कितना आ रहा है? और डेप्रिसिएशन अगर रीवैल्यूएशन नहीं होती तो कितना आता? 100, 75। यानी कि ये जो है, ये क्या है? डेप्रिसिएशन ऑन फेयर वैल्यू। और ये क्या है? डेप्रिसिएशन ऑन कॉस्ट। क्या ये वाली बात समझ आई? इसका मतलब इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि डेप्रिसिएशन में इजाफा कितने से हुआ, उसके दो तरीके हमारे पास। बातों ही बातों में हमने वो डिस्कस कर लिया। आसान सी बात कि सर डेप्रिसिएशन आज कितना आता है, बोलिए? 175। और अगर इवैल्यूएशन नहीं होती तो कितना आता? 100। तो 175 और 100 का डिफरेंस कितना बना, बोले? 75। बड़ी सीधी सिंपल सी बात। या तो डिफरेंस हमने लिया, या तो डिफरेंस लिया, बता दिया। ऑल्टरनेट क्या है वो देख रहे हो वहां पे नीचे कि सर कितना इजाफी है। ये माइनस माइनस का चक्कर छोड़े, डिफरेंस। आप मुझे डायरेक्ट जरा बताइए कि सर इजाफी डेप्रिसिएशन कितना है? कैसे 75 आ गया? कैसे आया 75? सर कौन सा अमाउंट इजाफी डेप्रिशिएट अब होगा? 600 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ कर दे तो इजाफी डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ये वाली बात समझ आई? अभी कॉपी नहीं करना, पहले मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। यहां पे बनानी है हमने क्या, बोलिए? जर्नल्स। जर्नल्स बताइए
जर्नल्स बनानी है X3 की। क्या क्या जर्नल्स बनेंगे, एक दफा मेरी हेल्प करेंगे आप? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट बोलो 200, पीपीई क्रेडिट बोले शाबाश 200, फिर पीपीई डेबिट बोलो 600 और 600। ये तो हुई रिवैल्यूएशन के वक्त। साल के एंड पे डेप्रिसिएशन डेबिट बोलो और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट बोले। ठीक है जी। कंपनी बोलती है भाई हम लोग लमसम में ट्रांसफर वाली पॉलिसी अपना नहीं रहे, हम लोग जो पॉलिसी अपना रहे हैं वो क्या है कि हर साल थोड़ा सा रिजर्व कम करेंगे और एक रिजर्व थोड़ा सा हम लोग बढ़ाएंगे। आर डेबिट होगा और RE क्रेडिट होगा। दिस इज बेसिकली ट्रांसफरिंग ऑफ एक्सेस डेप्रिसिएशन, ठीक, फ्रॉम वन रिजर्व टू अनदर। अमाउंट बोलो 75। अब सुनिए, यह हुआ। साथ साथ हम लोग यहां पे डिस्पोजल को भी जोड़ रहे हैं। अब बताओ बेटा, जब मैं डिस्पोजल करूंगा 31/12 पे, एंट्री बताइए शाबाश, कितना? 1300। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट 175, पीपीई क्रेडिट बोलो 1400, गेन क्रेडिट कितना? 75। क्या ये बात समझ आई? डन। अब बताइए, वो काम जो हमने पिछले सवाल में भी देखा था कि रीवैल्यूड एसेट जब डिस्पोज ऑफ होगा तो ये वाली एंट्री तो चलो बन गई, एक और भी एंट्री बननी है। वो क्या हो रही है? रीवैल्यूएशन रिजर्व क्या होगा और रिटेन अर्निंग। ये बेसिकली ट्रांसफर नहीं करा रहा। हेलो, ये ट्रांसफर की एंट्री नहीं बन रही है। ये बेसिकली हो क्या रहा है? डिस्पोजल के वक्त जितना भी रिजर्व हमारा रह गया था उसको क्या कराया जा रहा है? ट्रांसफर कराया जा रहा है RR से RE में। ये जो ट्रांसफर है ये इजाफी डेप्रिसिएशन वाला है और ये जो ट्रांसफर है ये डिस्पोजल के वक्त वाला है। बात समझ आई? ये ट्रांसफर है बोलो एक्सेस डेप्रिसिएशन वाला, और ये जो ट्रांसफर है एट डिस्पोजल। बताओ बेटा, 600 था, 75 रियलाइज्ड हो गया, ट्रांसफर करा दिया। रह कितना गया हमारे पास? 525। क्या ये बात समझ आई? यानी कि 600 माइनस 75 कितना? 525। क्या ये वाली बात समझ आई? अभी तो देखिए हमारे सामने ये 525 तो बिल्कुल झटपट फौरन आ गया, लेकिन इसके लिए एक बड़ी लंबी जंग छिड़ने वाली है आगे वाली क्लासेस में। कि हमने एसेट को रीवैल्यू कराया था 10 साल की, अगर मैं बात करता हूं तो दूसरे साल रीवैल्यू कराया अपवर्ड हुआ, चौथे साल कराया डाउनवर्ड हुआ, छठे साल कराया फिर क्या हुआ? अपवर्ड चले गया, फिर 10वें साल कराया तो डाउनवर्ड चले गया। फिर वो बोलता है भाई हमने बोला जान छुड़ाओ, बेचो साले को, डिस्पोज करो। ठीक, अब बताइए डिस्पोजल जब होगा, हमने वो सारे काम बिल्कुल अच्छे तरीके से किए और आगे बढ़े। जब बात आएगी कि यार उसका जो रिजर्व भी खत्म होगा तो वो कितना पड़ा हुआ होगा, इसका मतलब ये जो आखिरी एंट्री बनी है अभी तो बड़े आराम से बन गई है। जैसे अभी आपने बोला कि भाई 10 में से 2 साल निकाल दो, 8 साल आ गए, आराम से आ गए। इसका मैंने आपको एक जुगाड़ भी बता, जुगाड़ क्या बिल्कुल जेन्युइन तरीका है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय एक्सपेंस, तो पता चल जाएगा इतने साल यूज हो चुका है, डायरेक्ट हम पहुंच जाएंगे रिमेनिंग लाइफ कैसे निकालनी है। तो वो वाला जो काम हमने किया 525 वाला, इसमें थोड़ी सी इंशाल्लाह मेहनत होगी, लेकिन उसके लिए भी इतना शॉर्टकट से मैं आपको बता दूंगा, बहुत सारे मसाइल हमारे उस तरीके से हल हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह आज बस हम इतना रखते हैं
और फिर जो भी हमारी क्लास होगी, आपने सिर्फ करना क्या है, अपने कीमती वक्त में से जो टाइम आप निकालेंगे अपने लिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ पास्ट पेपर्स जो किए हैं उनको अच्छे से ग्रिप कर लो, और अगली क्लास में आने से पहले बस आज की क्लास का काम बस एक नज़र देख लेना। लिख के करना चाहते हो तो बस सिर्फ ये लास्ट सवाल, सिर्फ ये लास्ट सवाल, कौन सा क्वेश्चन है, सिर्फ इसको आप लिख के कर लीजिएगा, ताकि जब मैं अगली क्लास में जाऊं ना तो पूरे ग्राउंड बना हुआ, मुझे रिवाइज कराने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अल्लाह हाफिज।